नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आज स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री निकल कर आएगी, रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर क्या कुछ होगा उस पर भी नजर डालेंगे। उसके अलावा बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ेंगे। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर पूरी डिटेल्स लेकर हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ेंगी। और उसके बाद शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में कमाई वाले कॉल्स कौन से होंगे वो बताने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। तो बने रहिए, अगले आधे घंटे में काफी कुछ मार्केट अपडेट्स और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। शुक्रवार के सत्र में कमजोरी थी, कल के सत्र में फिर एक बार निफ्टी 1.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया और आज सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। 23,325 के आसपास ओपनिंग हो सकती है, ऐसे संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार दिखा। एशियाई बाजारों में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स कल तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और काफी बड़ा दिन होगा आज देर रात को कमेंट्री निकल कर आएगी रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर और इंडिया पर भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा, जिसके चलते कल के बाजार में कमजोरी थी और आज भी सपाट ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल आशीषा, देखिए गुड मॉर्निंग। सबके लिए तनाव की चीज़ है, लेकिन एक पॉजिटिव भी आप उसमें चाहें तो खोज सकते हैं और वो ये कि एक हैंगओवर है बाजारों पर कि अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर क्या करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट रहे हैं लगातार वो चर्चा में रहे हैं। आज वो ये मेजर लिए जाएंगे और व्हाइट हाउस के हवाले से जो स्टेटमेंट निकल के आया है, व्हाइट हाउस के हवाले से यह आया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरुआत सभी देशों के साथ होगी और तत्काल प्रभाव से ये लागू होगा। स्कॉट बेसेंट, जो कि अमेरिकी सरकार में वित्त मंत्री है, ट्रेजरी सेक्रेटरी का पद वहां पर होता है, जो इक्विवेलेंट भारत में वित्त मंत्री के बराबर होता है। स्कॉट बेसेंट ने यह कहा है कि ये एक कैप की तरह काम करेगा, यानी कि ऊपरी सीमा होगी जो टैरिफ लगेगी और उसके बाद जो बाकी देश हैं जिन पर टैरिफ लगाया जा रहा है उनके पास भी अपने देश में टैरिफ को घटाने का मौका होगा। रेसिप्रोकल यानी कि बराबरी का टैरिफ, यानी कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका भी उनके प्रोडक्ट्स पर उतनी ही टैरिफ, बराबरी का टैरिफ लगाएगा। और इसको लेकर ही थोड़ी सी चिंताएं थी, क्योंकि बाकी देश थोड़े छोटे छोटे देश हैं, थोड़े विकासशील देश हैं, जहां पर अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वो मेजर्स लेते हैं, थोड़ी टैरिफ ज्यादा हैं। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन अमेरिकी बाजारों की अगर हम चाल की बात करें तो कल एक काफी उतार चढ़ाव भरा सत्र रहा। डाउ जोन्स में हमने देखा कि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहा और आखिरकार जो क्लोजिंग हुई वो 11 अंकों की हल्की सी गिरावट के साथ हुई। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में 4 दिनों तक लगातार हमने कमजोरी देखी। हालांकि परसों के सत्र में हमने देखा कि लोअर लेवल से रिकवरी वहां पर अच्छी आई थी, लेकिन कल जाके फाइनली उस पर ब्रेक लगी है और नेस्डेक करीब 150 अंकों पर बंद हुआ है। दिन के लोअर लेवल से करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी हमने नेस्डेक में देखी है। आज मार्च के एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पर बाजार की नजर रहने वाली है और एक आंकड़ा जो कल आया है वो ये कि फरवरी में जॉब ओपनिंग के जो डेटा आए हैं वो अनुमान से थोड़े से कम आए हैं। जॉब ओपनिंग के डेटा यानी कि कितनी नौकरियों की गुंजाइश अमेरिका में बन रही है, कितने जो पोजीशंस हैं वो खाली हैं। तो जो अनुमान था वो था 7.6 मिलियन का, आंकड़ा है 7.57 मिलियन का, थोड़ा सा कम सही लेकिन कम ये आंकड़ा निकल के आया है। आज अगर हम बात करें तो निजी नौकरियां जो हैं वो 77,000 से बढ़कर 1.2 लाख के आसपास हो सकती हैं। देखते हैं किस तरह के आंकड़े आती हैं। छोटे मोटे आंकड़े होते हैं, बाजार इनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, बट चूंकि इकोनॉमी में थोड़े रिसेशन वाली बातचीत हो रही है, इसके चलते ये आंकड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अंदर की स्थिति, वहां की इकोनॉमी के हालात किस तरह के हैं। एशियाई बाजारों की बात करें, एशिया में आज हम देख रहे हैं कि मिला जुलाई कारोबार हो रहा है। जापान के बाजार में हमने 3-4 सत्र की लगातार गिरावट देखी थी, कल थोड़े संभलते हुए दिखे और आज हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है। हल्की सी तेजी पर आपको निकेई कारोबार करता हुआ दिखेगा। और अगर हम हैंगसेंग की बात करें तो करीब 100 अंकों के आसपास की वहां पर नरमी है। चीन में हल्की सी तेजी पर कारोबार हो रहा है, तो ज्यादा कोई डायरेक्शन एशियाई बाजारों से आज के सत्र में है नहीं।
कमोडिटीज की बात करें, सोने में जो मजबूती है कायम है। हमने $3,168 के रिकॉर्ड ऊंचाई के भाव देखे थे सोने में, क्योंकि कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर चिंताएं थी, सेफ हेवन डिमांड सोने में आ रही थी, वो इंटेक्ट है, ज्यादा डैमेज वहां पर नहीं है। 31,500 के भाव अभी भी हैं सोने के कॉमिक्स पर। और अगर हम क्रूड की बात करें, क्रूड हमने देखा था कि 5 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा था, $75 के आसपास के भाव हो गए थे। थोड़ी सी नरमी कच्चे तेल में आई है, लेकिन जो प्राइसेस हैं अभी भी वो $74.5 के आसपास के हैं। एक चीज अमेरिका में अच्छी हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं रेट कट को लेकर थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और वो है वहां पर बॉन्ड यील्ड का नीचे आना। बॉन्ड यील्ड जो 10 ईयर की है वो है 4.17% पर। थोड़ी सी नरमी है, थोड़ी सी राहत उसको कह सकते हैं। देखते हैं कि आगे फेड के कदम क्या होते हैं। हालांकि फेड ऑफिशियल्स का ये कहना है कि टैरिफ अगर लगता है तो इससे महंगाई को थोड़ी सी हवा मिलेगी, थोड़ी महंगाई बढ़ेगी उससे। आज क्रूशियल डे, और आज के साथ ही बाजार हो सकता है कि एक स्थिरता वाला ट्रेड दिखाए आपको, क्योंकि एक हैंगओवर था। भारत पर क्या कुछ होना है आगे हम इसका विश्लेषण भी करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस भारत के लिए है नहीं, थोड़ा सा ट्रेड इंबैलेंस होता है पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी में, सप्लाई चेन को लेकर भी थोड़ी चिंताएं बढ़ती हैं, उसके चलते ये इंपॉर्टेंट चीज है। आज नजर होगी पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। सबकी नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है टैरिफ्स को लेकर, रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर। इंडिया, ब्राजील जैसी कंट्रियों पर उसका इम्पैक्ट नजर आएगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार, यूरोपियन मार्केट्स हरे निशान में बंद हुए थे, इस पर हमने पूरी डिटेल्स आपको दे दी। लेकिन इसके अलावा याद रखें, FIIs ने कल फिर एक बार भारतीय बाजारों में बिकवाली की। करीब 5,900 करोड़ के शेयर्स कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचे, और 2 दिनों में करीब 10,500 करोड़ की बिकवाली भारतीय बाजारों पर दिखी है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 4,300 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,000 करोड़ की बिकवाली दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में 10,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,100 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,200 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। और याद रखें, कोई भी स्टॉक F&O बैन में कल भी नहीं था, और आज भी कोई बदलाव नहीं किए गए तो कोई स्टॉक F&O बैन में नहीं होगा। लेकिन याद रखें, कल निफ्टी पर 1.5% की गिरावट थी, बैंक निफ्टी में भी भारी गिरावट दिखी। ऐसे में आज के सत्र के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब डिम्पी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल की भारी गिरावट, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी से सपाट ओपनिंग के संकेत, लेकिन काफी अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट में। ऐसे में पोजीशनिंग ट्रेडर्स को किस तरह की करनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल जो मार्केट के अंदर हुआ है वो कुछ एबनॉर्मल नहीं था, वो एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज थी, और जो गिरावट थी वो थोड़ी सी फास्ट थी, बस इतना ही है। मार्केट ने जिस लेवल को दिखाया, ये लेवल्स को दिखाने के लिए वो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर था, और उसने सिग्नल भी दिए, और ये बात हमने आपको नोटिस भी करवाई थी कि देखिए 2 हिस्सों में आप बांट दीजिए मार्केट को। फर्स्ट, जो मार्च का मंथ था वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पर चला। शॉर्ट कवरिंग होती गई, चलता गया, शॉर्ट कवरिंग होती गई, चलता गया। लास्ट के 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर हो रही थी और बाजार चल रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? जब डेरिवेटिव एक्सपायरी हुई तो मंथ चेंज हो गया, बुक्स चेंज हो गई, नया फ्यूल नहीं है मार्केट के पास चलने के लिए, तो मार्केट वहां तो टिकेगा नहीं, स्वाभाविक है उसको नीचे आना है। लेकिन नीचे उसको फेजेस में आना था, वो फेजेस में ही आया है, बट एक ही दिन में 2 फेज ले आया। बस यही प्रॉब्लम हुई है कल मार्केट के अंदर, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 चीजें मैं पहले आपको डाटा के हिसाब से बता देता हूँ। FIs की होल्डिंग 2 दिन में करीब 10% और घटी। पहले 40% हो गए थे ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, फिर उसके बाद जब फ्राइडे का सेशन हुआ 35% हुए, मंडे की छुट्टी थी, जब ट्यूसडे का सेशन हुआ 5% और गए। आज हम बुधवार के सामने 30% लेके बैठे, क्योंकि 40% को जस्टिफाई नहीं हो रहा था। शॉर्ट कवरिंग के दम पर 40% FIs मार्केट के अंदर रहे, ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन और एक कॉज ऑफ कंसर्न उठाया था। अब आते हैं, अब क्या हो रहा है। 2 चीजों पर मैं आपको फोकस करवा देता हूँ। पहला, निफ्टी के अंदर, निफ्टी को वैसे तो कल 200-250 तक ही गिरना चाहिए था, लेकिन कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी 100 पॉइंट गिरा। उसमें IT की वेटेज काफी ज्यादा है। आज थोड़ा नेस्डेक संभला हुआ है यूएस के अंदर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा बड़ा डैमेज नहीं होगा, तो गेन भी बहुत बड़ा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखा जाए। आज का दिन टिपिकली मार्केट एक कंसोलिडेशन का डे निकालेगा,
कल भी हमने आपसे यही बात रखी थी कि कल तो सिर्फ देखो, आप कल ट्रेड मत करना, कल सिर्फ देखना। और कल अगर आपने देखा है तो आपके बहुत सारे पैसे बचे हैं, क्योंकि बाजार नीचे आया, अब आपको वैल्यू हंटिंग वापस हो सकती है आपकी। अब मैं लेवल से बात बोलता हूँ निफ्टी के, पहले फिर बैंक निफ्टी पे आ जाऊंगा। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 23,250 लेवल तोड़ने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,000 का है ये, और दूसरा 22,800 है। ध्यान रखा जाए, अगर 22,800 किसी भी तरह से टूट गया या इसके नीचे हमने 2 दिन भी क्लोजिंग दे दी, तो फिर आप बड़े गिरावट के लिए वापस से तैयार हो जाइए। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप वापस उसी जगह पे पहुंच जाए जहां से आप रिकवर करके आएंगे। ये बात मैं आपको बहुत मतलब आराम से बता रहा हूँ सारी बात, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी अभी सिर्फ 20-25% है। 75% प्रोबेबिलिटी है कि 22,800 नहीं टूटेगा। ठीक, तो आपको अभी भी वेट करना है। धीरे धीरे करके अगर आपको एकोमुलेशन करने का मन है तो 23,000 और 23,000 के नीचे एकोमुलेट करना, इसके ऊपर एकोमुलेशन मत करना। दूसरा पॉइंट, ठीक कब होगा? ठीक तब होगा जब वापस निफ्टी कम से कम 650 के पॉइंट्स के ऊपर आ जाएगा, यानी कि 23,650 के ऊपर आएगा। बैंक निफ्टी पे जल्दी से बता देता हूँ, 50,800 एक ही दिन में आ गया। कल हमारे दूसरा टारगेट था ये कि अगर नीचे आया तो यहाँ तक पहुंचेगा, एक ही दिन में आया, वहीं पे इसने क्लोज भी कर दिया। अगर अब यहाँ पे संभल जाता है तो पहले 51,200 पार करेगा तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। 50,800 ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी भी कम है। तो आज थोड़ा साइडवेज रहेगा मार्केट। 50,800 को बचाने की प्रोसेस रहेगी और 51,200 को पाने की प्रोसेस रहेगी। अगर जिस भी एंड को ब्रेक करेगा वहीं से ड्रैग करता जाएगा। आप इसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। मैंने छोटी सी रेंज आपको सिर्फ 400 पॉइंट की दी है बैंक निफ्टी पे। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। फुट कॉल रेशियो वगैरह मार्केट का ठीक है, एफआई थोड़ी घटे हैं, रेशियो थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। 8 बजे फिर एक बार इन सभी लेवल्स पर विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, आपकी रणनीति इतनी अनसर्टिनिटी में किस तरह की होगी और कौन से लेवल्स पर आपके नजरिए में अब हमें नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। मुझे लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी था जो कल का एक करेक्शन हमने देखा मार्केट में, थोड़ा ओवरबॉट भी हो रखा था बोथ द इंडाइसेस, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर हम देख ले तो कल एक अपॉर्चुनिटी मिला है हमको कल के करेक्शन में। मुझे नहीं लग रहा है कि 23,000 इतने इजीली ब्रेक करना चाहिए मार्केट को। तो 23,000 के आसपास अगर मार्केट आ जाता है या फिर थोड़ा संभल जाता है मार्केट, 23,200 23,300 के ऊपर निकल कर जाता है मार्केट, तो मेरे ख्याल से फ्रेश लॉन्ग एडिशन करना चाहिए निफ्टी में यहाँ पे 23,000 का स्टॉप लॉस लगा के, और वापस 23,500 से 23,700 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर 23,000 तोड़ता है तो मार्केट 22,900 22,800 के आसपास आके रुकना भी चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल मार्केट में जो कल वीकनेस थी, आई थिंक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज्यादा कुछ जो स्ट्रेंथ है वो वीकन नहीं हुआ है, ट्रेंड भी उतना ज्यादा कुछ खराब नहीं हुआ है। तो अगर हम निफ्टी की बात कर ले तो 23,000 से 22,800 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसके आसपास खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपर में 23,500 से लेके 23,800 वापस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो 50,500 एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल है। यहाँ से ब्रेकआउट आया था, एक अच्छी रैली देखी थी हमने, और कल ऑलमोस्ट वहां पर आके बैंक निफ्टी भी रुक चुका है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी एक मौका है शेषा यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन करने का। रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो 50,500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और मेरे ख्याल से 51,500 से 52 आपको वापस देखने मिल सकता है। तो 51,500 52,000 ये दो टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए भी। तो दोनों ही इंडेक्स मेरे को लग रहा है शेषा कि एक अच्छे सपोर्ट्स पे आ चुका है और यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन करना बनता है। स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? तो बाई रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। पहला है कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, उसमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट यहाँ पे 760 का लगाना है और स्टॉप लॉस लगाना है हमको 680 का। और दूसरा रहेगा बीकाजी फूड्स, अगेन इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ पे टारगेट रहेगा 750 का और स्टॉप लॉस लगाना है 660 का। ठीक है, तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और इंडेक्स पर रणनीति। आदित्य, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। 320 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। ऑटो बिक्री के आंकड़े तो आए, लेकिन इसके अलावा कई प्राइस इंक्रीजेस की चर्चा भी निकल कर आई है और कई सारे और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, बताएं। गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल,
बिल्कुल ऑटो सेक्टर पे तो नज़र ज़रूर रहने वाली है आशीषा। और एक चीज़ और है कि अप्रैल 2 आज है और आज रात को जो है यूएस से भी टैरिफ के भी अनाउंसमेंट्स आएंगे, तो ऑफकोर्स बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स है ऑटो सेगमेंट में। और जो नंबर्स आए हैं आशीषा, डिसेंट नंबर्स आए हैं ओवरऑल इंडस्ट्री के, इनलाइन या गुड सेट ऑफ नंबर्स है। एक भी कोई ऑटो कंपनी नहीं जिसके कमज़ोर नतीजे आए हैं, तो ये एक पॉजिटिव ज़रूर है। लेकिन ऑफकोर्स 4 से लेकर 5% तक का जो है प्राइस हाइक्स जो है आपको ऑटो स्टॉक्स में देखने मिला। लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स पे भी फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे लार्जली स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको आज ज़्यादा देखने मिलेगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज़ उतना है नहीं। राइट्स के बारे में बात करें तो इनका जो बड़ा एक मेजर ऑर्डर था यूपीएस बीसीएल के साथ, अब वो रद्द हो गया है। लेकिन कंपनी जो है अपनी पेश में बोल रहे हैं कि वो फोरक्लोजर कर रही है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क को लेके, जो वो कमेंट्स नहीं हुआ है, तो वो कह रहे, कंपनी कह रहे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पिडलाइट पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, भरत पुरी जो है स्टेप डाउन करने वाले एमडी से और अब वो सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने वाले, उनकी जगह सुधांशु वत्स लेने वाले हैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। ऑलरेडी ये मैनेजिंग डायरेक्टर डेजिग्नेट थे। कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे वो कोल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं 10 रुपये प्रति टन पे, और ये दोनों ही सप्लाई रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड सेक्टर दोनों के लिए ही ये प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। और अगर मैं प्राइस इंक्रीज़ की बात करूँ तो मॉइल पे भी नज़र रखिएगा। कुछ ग्रेड्स हैं फेरो ग्रेड्स जो मैंगनीज ओर की होती है, उनको फिर से उनकी प्राइसिंग को बढ़ा दिया गया 3% से ऊपर तक का, तो इस पे भी नज़र रहेगी बाजार की। डिफेंस स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें, जो आंकड़े आए हैं वित्त साल 2025 में, वो लगभग 12% बढ़ गए हैं और लगभग 23,622 करोड़ का ये टोटल एक्सपोर्ट्स आया। तो ये गवर्नमेंट ने डेटा शेयर की है और खासकर की जो डिफेंस स्टॉक्स हैं जिनका एक्सपोर्ट प्ले भी है, उनके लिए पॉजिटिव रीड थ्रू आज हो सकता है। फार्मा से भी 2 कंपनीज मैंने पिकअप की है जहां पे न्यूज़ फ्लो स्ट्रॉन्ग है। बाइकॉन की बात करें तो 4 अप्रैल को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट होगी फंड रेस के जरिए। अब ये कमर्शियल पेपर से भी फंड रेस कर सकते हैं या प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है, तो बाइकॉन पे भी नज़र रहेगी। पिरामल फार्मा ने भी जो है अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है एनेस्थीसिया की ड्रग की तेलंगाना के फैसिलिटी में। और इसके अलावा 2 और खबर है जो हमने पिकअप की है एजेंसी से और मीडिया रिपोर्ट से, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। एक तो है वोडाफोन आइडिया, कल जो था फुल टाइम न्यूज़ फ्लो पे था, जिस तरह गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूज़ को कन्वर्ट की, अपने स्टेक को 49% बढ़ाया। और आज न्यूज़ फ्लो आ रही है मीडिया रिपोर्ट से कि कंपनी जो है एक नए सीईओ को ढूंढ रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग सीईओ हैं अक्षय मुंद्रा जी, उनका जो टेन्योर है या टर्म है वो अगस्त इस साल ख़त्म होने वाला है। तो अब वोडाफोन आइडिया जो है एक नया सीईओ की ओर जो है मुड़ रहा है और यहाँ पे सर्च चल रही है, ये मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। लेकिन प्राज इंडस्ट्रीज़ पे भी नज़र रखिएगा। अब मैं प्राज इंडस्ट्रीज़ क्यों बता रहा हूँ ये बताता हूँ आपको। बेसिकली प्राज इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे बायो जो फ्यूल वाले जो इकोसिस्टम है वहाँ पे बहुत सारे मशीन्स बनाते हैं और ये मशीन्स वो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनका एक अच्छा चंक रेवेन्यू जो है इस सेगमेंट से आता है। और यहाँ पे न्यूज़ फ्लो आ रही है कि यूएस गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि एक नया प्रपोजल निकालेगा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का मैंडेट का, जो 2 साल पे ये पूरा मैंडेट कवर होगा। बाजार का एक्सपेक्टेशन था ये 3 साल का रहेगा, तो ये 2 साल का हो गया, तो मैंडेट थोड़ा छोटा हो गया है। बट नेवरदलेस प्राज इंडस्ट्रीज़ पे नज़र रखिएगा क्योंकि यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट जो क्वांटिटी है यूएस मार्केट्स में इस सेम पॉलिसी में वो अच्छा खासा है। स्लाइट सेंटिमेंटली नेगेटिव हो सकता है, लेकिन फिर भी ये न्यूज़ फ्लो जो है प्राज इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और जो है धीरे धीरे करके हमें जो है 4th क्वार्टर या मार्च के अपडेट्स आने लगे हैं, तो ये सारे अपडेट्स जो ऑपरेशनल अपडेट्स हम आपको दिन भर लेके आते रहेंगे। बिल्कुल, तो ऑपरेशनल अपडेट सबकी उस पर भी नजर रहेगी और कई सारे और स्टॉक्स जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की भी कई सारी रिपोर्ट्स आई है, क्या निकल कर आया है उन रिपोर्ट से और कहां पर बड़े अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स दिखे हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई है। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टाटा कंज्यूमर से, जहां पर गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने अपग्रेड किया बाई स्टॉक को बाई पर, और टारगेट प्राइस जो 1040 से बढ़ाकर 1200 पर रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ है FY25 से लेकर 27 तक वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है और प्राइस हाइक के चलते कंपनी का जो टीम मार्जिन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि जो टाटा कंज्यूमर का जो ग्रोथ है वो ड्रिवन होगा न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन कॉम्पिटिशन जो है कंपनी के लिए अभी भी
चैलेंजिंग बना रहेगा। इसी के साथ साथ आईटी सर्विसेज पे यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने भी रिपोर्ट निकाली है, जहाँ पे उन्होंने कुछ स्टॉक्स को अपग्रेड किया है और कुछ को डाउनग्रेड किया है। तो HCL टेक को उन्होंने डाउनग्रेड किया है ओवरवेट, जो उन्होंने पहले न्यूट्रल दिया था, और उसके पीछे जो की रीज़न है उनका कहना है कि जो वीक Q4 रिजल्ट देखने मिल सकता है और कंपनी का जो डील विन था वो भी लो था, और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के चलते उन्होंने HCL टेक को जो है डाउनग्रेड किया है। टेक महिंद्रा को उन्होंने अपग्रेड किया है अंडरवेट से न्यूट्रल, जहाँ पे उनका कहना है कि जो सेल्फ इंप्रूवमेंट मार्जिन स्टोरी जो है वो टेक महिंद्रा के लिए काफ़ी अच्छी है, और FY26 गाइडेंस की बात करें इंडियन आईटी सर्विसेज की, वो एक क्रूशियल हो सकता है, और FY26 में भी जो है स्लो डाउन देखने को मिल सकता है इंडियन आईटी सर्विसेज में। Q4 की बात करें तो Q4 में भी जो है वो वीक देखने को मिल सकता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के चलते, और FY26 का जो ग्रोथ है उसमें जो है स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। जेपी मॉर्गन के जो टॉप पिक है इंडियन आईटी सर्विसेज में वो कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम, इन्फोसिस, KPIT टेक और LTI माइंडट्री है। कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट्स पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय सर, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने और चांदी पर ही अपनी राय दीजिए। रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिर एक बार सोना, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नो डाउट टेक्निकली जो ट्रम्प के टैरिफ का जो आउटपुट आने वाला है वो कल मिलेगा, लेकिन आज पूरे ही दिन मार्केट एक गहमागहमी में रहेगा कि क्या होने वाला है। जिस जब से देख रहे हैं कि टैरिफ का जो कंसर्न है उसकी वजह से इस सोने में हम वापस एक लाइफ टाइम हाई डोमेस्टिक पे भी और इंटरनेशनल में भी लगते हुए देखते हैं। विक्स इंडेक्स 21 पे है, डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे। इसी को देखते हुए कल हमने काफी बड़ी रैली देखी है, बट मुझे लगता है कि अब टेक्निकली प्राइजेस ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है, जिसके चलते सोने और चांदी में हम एक करेक्शन देख सकते हैं। तो सोने में तो कल हमने स्टेबिलिटी देखी, बट चांदी एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो आज के सेशन में भी मुझे लगता है कि ऊंचे भाव पे हम वापस बिकवाली करके चल सकते हैं, जहां पे सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में बिकवाली किया जा सकता है 91,000 पे, और यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक करेक्शन रहेगा जो 90,200 तक का लेवल रहेगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में पिछले 3 दिनों से मार्केट नेगेटिव ही क्लोज करता हुआ दिखाई दिया है। 99,750 पे बेच के चलेंगे, 1,04,450 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 98,400 तक का एक करेक्शन लग रहा है। बट ध्यान रखिए वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम होने जा रही है टैरिफ की अपडेट को देखते हुए, बट एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग लगता है। और चांदी पर बिकवाली की राय, लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड पर आपका क्या नजरिया होगा? सिमिलरली अगर क्रूड की भी अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट अनसर्टेनिटी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दबाव सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ब्रेंट है 74 के करीब है। यहाँ पे हमें देखना है कि जो सेकंड लेवल ऑफ टैरिफ की बात की गई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंसर्न बढ़े हैं, बट सप्लाई आगे ठीक ठाक रहेगी। इसके लिए बार बार में ब्रेंट 74 के करीब जाता है, 75 के करीब जाता है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसी को देखते हुए M6 में कल हमने फ्लैटिश क्लोज देता आता हुआ दिखाया। आज के सेशन में 61.25 पे बेचेंगे, 6200 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 6,000 तक का टारगेट रहेगा। अगेन ये भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसका टैरिफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए एक दायरा बना हुआ है 6,000 से 6200, इसी दायरे में आज बिकवाली करके चलेंगे इंट्राडे में। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन आप कहीं मत जाइए।